मुझे कभी नहीं लगा था कि निशा से यूँ मुलाकात हो जाएगी। निशा पहचाना नहीं क्या मुझे? निशा ज़रूर चौंकी थी, पर मुझे पहचान लिया हो ऐसा भी नहीं लगा था। वह अपनी जगह पर यूँ ही बैठी रही, ना मुस्कुराई, ना ही कुछ बोली। उसका यह व्यवहार मुझे अचरज में डाल गया था। वक्त का अंतराल चाहे कितना ही क्यों ना फैल जाए, इंसान का चेहरा, रूप, रंग इतना तो नहीं बदल जाता कि उसे पहचाना ही ना जा सके। चश्मे को पोंछकर उसने फ्रेम को कुछ और ऊपर खिसका दिया और पहचानने की कोशिश करने लगी। मैंने फिर याद दिलाया, निशा, मैं हूँ रेखा, तुम्हारे समरजीत काका की बेटी। अरे रेखा, तुम? आओ आओ, इतने सालों बाद कैसे आना हुआ? उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। फिर दराज बंद करके उसने चाबी का गुच्छा पास ही खड़ी चौकीदार को पकड़ाया और कमरा बंद करने का निर्देश देकर बाहर निकल गई। कुछ ही कदमों के फासले पर हरी भरी झाड़ियां व लतिकाओं से घिरा हुआ उसका घर था। लॉन का गेट खोलकर उसने बाहर रखी चारपाई को घुटने मोड़कर सीधा किया और उस पर मोटी सी दरी बिछाकर बोली, विदेश में रहते हुए तुम्हारी तो चारपाई पर बैठने की आदत तो छूट गई होगी ना? मुश्किल हो तो कुर्सी निकाल दूं? कैसी बात करती हो, यही सब तो वहाँ याद आता है। आम का अचार, बढ़िया। सच पूछो तो यहाँ की मिट्टी की महक ही तो बार बार मुझे खींच लाती है। झुर्रीदार चेहरे पर हंसी आ गई थी। अच्छा यह तो बताओ, मेरा पता तुम्हें किसने दिया? अरे अविनाश और मैं दोनों ही काम पर जाते हैं, इसीलिए रोज रोज तो छुट्टी मिलती नहीं है। 5 वर्षों में एक बार आ जाते हैं। कुल मिलाकर 3 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। उसमें से 2 सप्ताह तो अम्मा बाबूजी के पास ही बीत जाते हैं। बाकी 1 सप्ताह किसी न किसी पहाड़ी जगह पर ही हम बिताते हैं। इस बार बच्चों ने यहाँ आने की जिद की तो यहीं चले आए। कुछ देर बाद चारों ओर पसरे मौन को मैंने ही बींधा। दरअसल शारीरिक रूप से अपंग बच्चों पर मैं एक किताब लिख रही हूँ। किसी ने तुम्हारे आश्रम का नाम सुझाया तो यहीं चली आई। मैंने उसे वस्तु स्थिति से अवगत कराया। वह चुपचाप गुमसुम सी बैठी रही, जैसे ना ही कुछ पूछना चाह रही हो, ना ही कुछ कहने की इच्छुक हो। वातावरण कुछ बोझिल सा हो चला था। दिसंबर की ठंडी धूप सामने वाले पेड़ पर जा अटकी थी। ठंडी हवाओं से कुछ सिहरन सी महसूस हुई तो मैंने शॉल ओढ़ ली। यहाँ अक्सर शाम को ठंड बढ़ जाती है। चलो अंदर चलकर बैठते हैं, अब तो अंधेरा भी होने वाला है। दरवाज़ा खोलकर उसने मुझे अंदर बिठाया और खुद अलमारी में से कुछ निकालने लगी। पलस्तर उखड़े कमरे में 4 कुर्सियाँ और मेज पोस्ट से ढकी मेज के अलावा कोने में एक पुराना पलंग था, जिस पर कांच सी पारदर्शी आंखों में तटस्थ सा भाव लिए एक छोटा सा बालक लेटा था। मैं एकटक उसे निहारती रह गई। बालों में छिटके चांदी के तार, चेहरे पर पड़ाई झुर्रियों ने उसे असमय ही बुढ़ापे की ओर धकेल दिया था। उसका गौर वर्ण अब काला हो चुका था। भरा भरा सा गदराया शरीर संघर्ष करते करते दुर्बल काया का रूप ले चुका था। यह अनुज है, मेरा बेटा। बहुत प्यारा है ना? बच्चे के कपड़े बदलते हुए उसने मुझसे कहा तो मैं चौंकी। आज कुछ ज़्यादा ठंडा है ना? अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। पर मेरा ध्यान कहीं और था। इस पसोपेश में थी कि यह बालक कौन है। जहाँ तक मुझे याद था, राकेश के घर से जब वह लौटी थी तो निसंतान थी। निशा चाय बनाने चली गई तो मैं पास ही पड़ी आराम कुर्सी पर आंखें मूंद कर लेट गई। हवा के झोंकों के यादों के किवाड़ धीरे धीरे खुलने लगे तो मन दद्दा की हवेली में भटकने लगा था। बाबूजी के चचेरे भाई थे दद्दा। लोग उन्हें महेश साहब के नाम से पहचानते थे। शहर के बीचों बीच संगमरमर से बनी उनकी कोठी की शान निराली थी। दद्दा ने बड़ा ही निराला स्वभाव पाया। तबीयत शौकीन और अंदाज रईसी वाले। हर काम अपने ढंग से ही करते, ना किसी के काम में हस्तक्षेप करते, ना ही किसी की टिक्का टिप्पणी बर्दाश्त करते। जन्म लेते ही निशा के सिर से माँ का साया उठ गया था। पिता करोड़ों की जायदाद के इकलौते वारिस थे, पर प्यार और अपनत्व का आदान प्रदान करने में गजब के कंजूस। भावनाएं और संवेदनाएं तो उन्हें छू तक नहीं पाई थी। हर शाम शहर के रईस लोगों के बीच शतरंज की बाजी खेलने वाले दद्दा ने अपनी बेटी के लालन पालन में कहीं कोताही की हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हर समय उस पर कड़ी निगरानी रखते थे। निशा जरा सा सिसकती तो दद्दा चिल्लाते,
उनकी चीख पुकार सुनकर सेविकाएं दौड़ी चली आती और बिटिया बिना दुलारे पुचकारे सहम कर यूं ही चुप हो जाती। ठोकर खाकर गिरती तो दद्दा एक ही गति में निरंतर चिघाड़ते रहते। सेविकाओं की पेशी होती, कोई इधर दौड़ती, कोई उधर भागती, कोई खिलौने की अलमारी के सामने जाकर खड़ी हो जाती। पर निशा तो तब तक पिता का रौद्र रूप देखकर ही दहशत के मारे चुप हो जाती थी। स्कूल या कॉलेज निशा कभी गई ही नहीं। इसका कारण था महेश साहब की रूढ़िवादी सोच। घर के बाहर बेटियों को निकालने के लिए वे सख्त विरोधी थे। वे सोचते लड़कों के संग बतियाकर उनकी बिटिया कहीं भाग गई तो। पास ही एक स्कूल था, वहीं की एक टीचर को उन्होंने निशा की शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। ऐसे में उसकी शिक्षा का दायरा हिंदी अंग्रेजी की वर्णमाला हिंदी अंग्रेजी की वर्णमाला तक ही सिमट कर रह गया था। निशा हर समय व्याकुल रहती, जीवन की उन सच्चाइयों से परिचित होने के लिए जिनकी चर्चा अक्सर वह अपनी सहेलियों से सुन लिया करती थी। कलकत्ता का राजभोग और मथुरा के पेड़े खाते समय उसका मन कच्चे अमरूद खाने के लिए तरसता। ऐसे में दोपहरी में हम दोनों दद्दा की नजरें चुराकर बगियों में जा पहुंचती। पेड़ पर चढ़कर कच्चे अमरूद ढूंढने का आनंद वैसा ही था जैसे किसी गोताखोर के लिए मोती ढूंढने का। एक दिन यह खबर न जाने कैसे दद्दा के दीवान खाने जा पहुंची और तब निशा की पेशी हुई। पिता का तिरस्कारपूर्ण स्वर सुनकर बाल हृदय छलनी हो गया। सहम कर अपना मुंह अपने नन्हे नन्हे हाथों से छिपाकर वह देर तक रोती रही। निशा हर समय सहमी सिमटी रहती थी, ना हंसती ना बोलती। पिंजरे के तार चाहे सोने के हो या लोहे के, कैद तो आखिर कैद ही हैं। धीरे धीरे उसका मनोबल गिरता चला गया। हाथ पांव पसीने से भीगे रहते, जबान लड़खड़ाने लगी। रात को सोती तो चीखने चिल्लाने लगती। कई हकीम, डॉक्टर और वैद्यों का इलाज करवाया गया, पर निशा की दशा दिन पर दिन बिगड़ती ही चली गई। एक दिन दद्दा के मुनीम अपने डॉक्टर भाई उदय को निशा के इलाज के लिए ले आए। अचानक अपने सामने किसी नए डॉक्टर को देखकर महेश साहब असमंजस में पड़ गए। एक तो मुनीम का भाई, दूसरा अनुभवहीन। सोचा जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, यह नौसिखिया क्या कर लेगा। बस यही सोचकर दद्दा चुप्पी साधे रहे। पर निशा की ऐसी दशा अम्मा बाबूजी से सहन नहीं हो पा रही थी। पहली बार अम्मा ने तब दद्दा के सामने मुंह खोला था और न जाने क्या सोचकर वे मान भी गए। उदय की दवा से निशा की दशा दिन पर दिन सुधरने लगी। उदय जानते थे उसका रोग शारीरिक कम, मानसिक अधिक है। दवा से ज़्यादा उसे प्यार और अपनत्व की ज़रूरत है। उधर निशा को स्वास्थ्य लाभ मिला, इधर महेश साहब के विश्वास की जड़ें उदय पर जमने लगी। वह तेजस्वी व्यक्तित्व का स्वामी था, सदा अपने आकर्षण में सबको बांधे रखता, घंटों निशा के पास बैठा रहता। उदय की संवेदनाओं ने न जाने कब अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार के वज्रखंड तले सहमी सिमटी निशा के हृदय की बसंती बयार को सुगंधित झोंके के समान छूकर उसके दिल में प्रेम का बीज अंकुरित कर दिया। निशा उदय के साथ के लिए हर समय तरसती। उधर उदय भी निशा की चाह को मुस्कुराहटों और उलझनों से अनजाने ही जुड़ते चला गया। शुरू में महेश साहब को इस प्रेम प्रसंग की जरा भी जानकारी नहीं मिली। प्यार, स्नेह जैसी नैसर्गिक भावनाएं उम्र के किसी भी सोपान पर, जीवन के किसी भी मोड़ पर स्वाभाविक रूप से जन्म ले सकती है। उनके नियम विधान के संसार में ऐसा सोचना भी प्रतिबंधित सा था। ऊंची मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के स्वामी महेश साहब लाखों का दहेज देने की सामर्थ्य रखते थे। मुनीम के भाई के साथ अपनी इकलौती बेटी का ब्याह कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा पर उन्हें कालिक थोड़े ही पुतवानी थी। मैं उस प्रेम कहानी को कभी नहीं भूली, जिसकी एक एक ईंट महेश साहब ने अपने छल से गिरवा दी थी और रह गया था एक खंडहर। कुछ दिनों के लिए निशा को दद्दा ने उसके ननिहाल भिजवा दिया था। नाना की तबीयत बेहद खराब थी, इसीलिए उनकी सेवा के लिए कोई तो चाहिए ही था। पिता के बारे में निशा के मन में कोई दुर्भावना नहीं उपजी और ना ही कोई राय बनी। जब तक लौटी, मुनीम और उनका भाई पूरे दृश्य पटल से ओझल हो चुके थे। उदय यूं बिना बताए क्यों चले गए, कहाँ चले गए, इसकी जरा भी भनक ना निशा को मिली, ना ही हवेली वालों को। भोली भाली बेटी के सामने
दद्दा ने उदय के चरित्र का ऐसा घिनौना चित्रण प्रस्तुत किया कि उसका मन उदय के प्रति कड़वाहट से भर उठा। प्रेम में चोट खाए हृदय का दुख समय के साथ ही मिटता जाएगा, यह सभी जानते थे। दद्दा भी जानते थे कि वक्त बड़े से बड़े जख्म भर देता है। समय बीतता गया, निशा के रिश्ते घाव भरने लगे। विश्वास अविश्वास के चक्रवात में उलझी निशा एक बार फिर प्रेम का घरौंदा बनाने के लिए सुनहरे स्वप्न संजोने लगी थी। इस घर में भावनात्मक रूप से वह जुड़ी ही कब थी जो यहाँ मन रमता। करोड़पति पिता ने करोड़पति परिवारों की खोज शुरू कर दी थी। रिश्तों की कमी ना थी, पर दद्दा को हर रिश्ते में कोई ना कोई खामी नजर आती थी। आखिर एक दिन बड़ी ही जद्दोजहद के बाद उन्हें विलास जी का एक लौता बेटा राकेश अपनी निशा के लिए उपयुक्त लगा। राकेश डॉक्टर था, व्यक्तित्व का धनी था। अतीत के सारे सुखद प्रसंगों को भूलकर निशा खुद को कल्पनाओं के मोहक संसार में पिरोने लगी थी। दोनों ही पक्षों ने दिल खोल कर खर्चा किया था। विलास जी की प्रतिष्ठा का अंदाजा बारात में आए लोगों की भीड़ देखकर लगाया जा सकता था। जीवन पर्यंत सुख दुख का साथी बने रहने का संकल्प लेकर निशा ने ससुराल की देहरी पर कदम रखा था। रात्रि की नीरवता चारों ओर पसरी हुई थी। सभी मेहमान अपने अपने कमरों में सो चुके थे। कमरे के बाहर उसकी सास विमला सामान को सुव्यवस्थित करने में जुटी हुई थी। रात्रि का तीसरा पहर भी ढलने को था, लेकिन राकेश का दूर दूर तक पता न था। सुबह की पहली किरण के साथ राकेश कमरे में लौटे तो निशा और भी सिमट गई। वे बिना कोई भूमिका बांधे पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गए और बोले, निशा, हमारे समाज में माता पिता बेटे के लिए पत्नी नहीं, अपने लिए कुलवधू ढूंढते हैं, गृहलक्ष्मी ढूंढते हैं। राकेश के स्वर में ऐसा भाव था जिसने निशा के मन को छू लिया। मैं किसी और को प्यार करता हूँ, रीना नाम है उसका, मेरे ही अस्पताल में नर्स है। तुम्हें बुरा तो लगेगा, पर मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तो कभी तुम्हें एक नज़र देखा भी नहीं था। कई बार मैंने इस विवाह का विरोध किया, पर माँ न मानी। सच पूछो तो उन्होंने भी तुम्हारी धन संपदा को ही पसंद किया है, तुम्हें नहीं। इतना कहकर राकेश दूसरे कमरे में चले गए थे और छोड़ गए थे सूनापन। कल्पना का महल खंडित हो चुका था। निशा अपनी जगह से हिली न डोली। उसे लगा वह जमीन में धंसती चली जा रही है। ऐसे समय में कोई नवविवाहिता कर भी क्या सकती है। बस राकेश के अगले वाक्य की प्रतीक्षा करती रही। वे लौट आए थे। इस घर में तुम्हारे सारे अधिकार मिलेंगे, पर मेरे हृदय पर अधिकार रीना का ही होगा। उसे भुलाना मेरे वश में नहीं है। राकेश की आंखों में भावुकता के अश्रुकण छलक आए। निशा सोच रही थी, अगर उसके दिल पर उसका अधिकार नहीं तो इस घर में रहकर करेगी क्या। किले नुमा उस हवेली में वह खुद को कैदी ही समझ रही थी। कुछ ही देर में राकेश की माँ थाल में नए वस्त्र और आभूषण लेकर आ गई, जिन्हें अपने शरीर पर धारण करके उसे रिश्तेदारों से शुभकामनाएं लेनी थी। निशा ने माँ का लाड प्यार कभी देखा नहीं था। सुना जरूर था कि माँ का हृदय विशाल होता है, एक वट वृक्ष की तरह, जिसकी छाया तले न जाने कितने पौधे पल्लवित होते हैं। बस यही सोचकर उनका हाथ पकड़कर निशा सिसक उठी। मान जी, सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरा जीवन बर्बाद क्यों किया? आपको उनकी प्रेमिका से ही उनका विवाह करवाना चाहिए था। विमला ने अपना हाथ छुड़ाते हुए रुखाई से कहा। बहू, रिश्ते जोड़ते समय खानदान, जात, वर्ग, परंपरा जैसी कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कांपते स्वर में उसने इतना ही कहा। चाहे इन सब बातों के लिए किसी दूसरी लड़की के जीवन की सारी खुशियां ही दांव पर क्यों ना चले जाएं। ऐसा कुछ नहीं होता बहू। पत्नी में सामर्थ्य हो तो साम दाम दंड भेद जैसा कोई भी अस्त्र प्रयोग करके अपने पति का मन जीत सकती है। सास ने कहा। देखो निशा, तुम इस घर की बहू हो। इस घर की मान मर्यादा तुम्हें ही बनाकर रखनी है। समाज में हमारा नाम है, इज्जत है। राकेश और रीना के संबंधों पर पर्दा पड़ा रहे, इसमें तुम्हारी ही भलाई है और हम सबकी भी। किसी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे ससुर विलास जी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वे दिल के मरीज हैं। उनका ध्यान रखकर ही मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाया है, वरना रीना ही आती इस घर में। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसका उत्तरदायित्व तुम पर ही होगा। सभी का अपना अपना मत था। कोई मजबूरी जतला रहा था, कोई धमकी दे रहा था।
निशा को समाज के कटघरे में खड़ा करने वाले उसके तथाकथित संबंधी उसकी भावनाओं से अनजान थे। महेश साहब की साम्राज्य की इकलौती राजकुमारी का अस्तित्व ससुराल वालों ने कितनी बेरहमी से नकार दिया था। नववधू अपमान का घुट पीकर रह गई थी। न जाने क्यों उस दिन उदय बहुत याद आए थे। क्यों छोड़कर चले गए उसे यूं मझधार में। कम से कम एक बार मिल तो लेते, कुछ कहने सुनने का मौका तो दिया होता। विलास जी नेक इंसान थे। एक बार निशा के जी में आया कि वह उन्हें सब कुछ कह दे, पर सहज नहीं लगा था। वह होठ सिए रही थी। कोई 1 बरस बाद महेश साहब ने अपनी लाडली बेटी को पीहर बुलवा भेजा था। रोज रोज बेटी को मायके बुलाने के पक्ष में वे कतई नहीं थे। राकेश के साथ सजी धजी निशा मायके आई तो महेश साहब खुश हो उठे। रुके नहीं थे राकेश, बस औपचारिकता निभाई और चले गए। महेश साहब ने भी कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं समझी थी। धन दौलत की तुला पर बेटी की खुशियों को तोलने वाले दद्दा ने उसके अंतस में झांकने का प्रयत्न कब किया था। जितने दिन निशा पीहर में रही, अम्मा बाबूजी रोज उसे बुलवा भेजते थे। वह कुछ भी नहीं कहती थी, बस अपने ख्यालों में खोई रहती। आखिर एक दिन अम्मा ने बहुत कुरेदा तो वह पानी से भरे पात्र सी छलक उठी। मेरी इच्छा अनिच्छा, भावनाओं संवेदनाओं को जाने बिना क्या मेरे जीवन में ठुकराया जाना ही लिखा है चाची। एक ने ठुकराया तो दूसरे के आंगन में जा पहुंची। अब राकेश ने ठुकराया तो कहाँ जाऊं। अम्मा और बाबूजी ने विचार विमर्श करके एक बार दद्दा को बेटी के जीवन का सही चित्र दिखलाना चाहा था। वस्तु स्थिति से पूरी तरह परिचित होने के बाद भी दद्दा ना चौंके, ना ही परेशान हुए। वैसे भी ब्याहता बिटिया को घर पर बिठाकर उन्हें समाज में अपनी बनी बनाई प्रतिष्ठा पर कालिक तोड़े ही पुतवानी थी। उन्होंने निशा को बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में समझाया, पुरुष तो स्वभाव से ही चंचल प्रकृति के होते हैं। हमारे ज़माने में लोग मुजरों में जाया करते थे, अक्सर रातें भी वहीं बिताते थे और घर की औरत को कानों कान खबर नहीं होती थी। शुक्र कर बेटी जो राकेश ने अपने संबंध का सही चित्रण तेरे सामने किया है। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू किस तरह से उसको अपने पास लौटाकर लाती है। पिता द्वारा राकेश का पक्ष लिया जाना उसे बुरा नहीं लगा था, बल्कि इस बात की तसल्ली दे गया था कि जैसे भी हो उसे अपने ससुराल में ही समझौता करना है। समय धीरे धीरे सरकने लगा था। निशा को समय के साथ सब कुछ सहने की आदत सी पड़ने लगी थी। भीतर उठते विद्रोह का स्वर कितना ही बवंडर मचाता, संस्कार की मुहर उसके मौन को तोड़ने में बाधक सिद्ध होती। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। निशा का हर संभव प्रयत्न व्यर्थ ही गया। राकेश उसके पास लौट कर नहीं आए। स्नेह के पात्र की तरह आदमी घृणा के पात्र को एक नज़र देखता अवश्य है, पर राकेश के लिए उसकी पत्नी मात्र एक मोम की गुड़िया थी, संवेदनाओं से कोसों दूर, हाड़ मांस का एक पुतला भर। कभी कभी जीवन में इंसान को जब कोई विकल्प सामने नजर नहीं आता तो उसका सब्र सारी सीमाएं तोड़कर ज्वालामुखी के लावे के समान बह निकलता है। ऐसा ही एक दिन निशा के साथ भी हुआ था। घर से बाहर जा रहे राकेश का मार्ग रोककर वह खड़ी हुई। किस कसूर की सजा आप मुझे दे रहे हैं? आखिर कब तक यूं ही मुंह मोड़कर मुझसे दूर भागते रहेंगे? सजा कसूरवार को दी जाती है निशा, तुमने तो कसूर किया ही नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें सजा कैसे दे सकता हूँ? मैंने सुहाग रात को ही तुमसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि हमारा विवाह मात्र एक समझौता है। तुम चाहो तो यहाँ रहो, ना चाहो तो कहीं भी जा सकती हो। मेरी ओर से तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। उस रात राकेश का स्वर धीमा था, पर इतना भी धीमा नहीं था कि हवेली की दीवारें को भेद ना सकें। एक कमरे से दूसरे कमरे का फासला ही कितना था। विलास जी के कानों में राकेश का एक एक शब्द पिघले शीशे के समान उतरता गया। अपना ही खून इतना बेगरत हो सकता है, इसकी तो उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। उन्होंने पत्नी को बुलाकर कई प्रश्न किए, पर कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा था। विमला पूर्ण रूप से बेटे के ही पक्षधार बनी रही थी। विलास जी ने निशा को पीहर लौट जाने का सुझाव दिया था, वह वहाँ भी नहीं गई। तब जीवन की हर समस्या की ओर व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाले विलास जी ने बहू को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दबी सहमी निशा के लिए यह प्रस्ताव अप्रत्याशित सा ही था। बस यही सोचकर कांपती रही थी कि बरसों पहले छोड़ी गई किताब और कलम पकड़ने में कहीं हाथ कांपे तो क्या करेगी। पर दृढ़ निश्चयी विलास जी के आगे उसकी एक भी ना चली। उधर विमला ने सुना तो घर में हड़कंप मच गया। पूरी हवेली की व्यवस्था ही चरमरा कर रह गई थी। इतने बरसों बाद बहू को पढ़ाना क्या उचित था?
पर पति के सामने उनकी आवाज़ घुट कर रह गई। निशा की मेहनत, लगन और निष्ठा रंग लाई। उसका मनोबल बढ़ा, व्यक्तित्व में निखार आया। अब लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। राकेश का स्थान पर राकेश परेशान हो उठा था। वैसे भी पुरुष नारी को अपने ऊपर या अपने समकक्ष कब दिखना चाहता है? यदि चाहे अनचाहे पत्नियां उसके संबंधियों के प्रयास से ऐसा हो भी जाता है तो पुरुष की हीन भावना उसे उग्र बना देती है। ऐसा ही यहाँ भी हुआ था। जो थोड़ा बहुत मान पति के अधीनस्थ होकर उसे मिल रहा था वह भी छिनता चला गया। पर निशा रुकी नहीं, आगे ही बढ़ती गई। विदेश में उसके पत्र मुझे नियमित रूप से मिलते रहे थे। मन में राहत सी महसूस होती। उधर विलास जी की दशा दिन पर दिन गिरती चली गई। बहू का दुख, घुन के सम्मान उनके शरीर को खाता जा रहा था। हर समय वह खुद को निशा का दोषी समझते। उसका जीवन उन्हें मझधार में फंसी हुई उस नाव के समान लगता जिसका कोई किनारा ही ना हो। भारी भरकम शरीर जर्जरावस्था में पहुंचता गया। जबान तालू से चिपकती गई। एक दिन देखते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए और निशा अकेली रह गई। उस दिन उसे लगा वह रिक्त हो गई है। ऐसा कोई था भी तो नहीं जो उसके दुख को समझ पाता, जिस कंधे का सहारा लेकर वह आंसुओं के चंद कतरे बहा सकती थी। वह भी तो स्पंदनहीन पड़ा था। पिता की मृत्यु के बाद राकेश पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था। 13वीं की रस्म के बाद ही रीना को घर में लाकर वह मुक्ति पर्व मनाने लगा था। रीना उसके दिल की स्वामिनी तो थी ही, पूरे घर की स्वामिनी भी बन बैठी थी। घर की पूर्ण व्यवस्था पर उसका ही वर्चस्व था। संवेदनशील निशा विस्मित पति का रवैया निहारती रह गई। राकेश का व्यवहार धीरे धीरे उसे परेशान नहीं, संतुलित करता गया। उसमें निर्णय लेने की शक्ति आ गई थी। अपने आखिरी पत्र में उसने मुझे लिखा था, सारे रस्मों रिवाजों के बंधनों को तोड़कर एक दिन मैं आज़ाद हो जाऊंगी। नासूर बन गए जुड़ाव की लहूलुहान पीड़ा से तो मुक्ति का सुख ज़्यादा आनंददायक होगा। लगता है वह समय आ गया है। अगर जिंदा रही तो जरूर मिलूंगी। तुम्हारी निशा। उसके बाद वह कहाँ गई मैं नहीं जानती थी। दद्दा को भी मैंने कई पत्र लिखे थे, पर उन्होंने तो शायद विलास जी की मृत्यु के बाद ही बेटी की सुध ही नहीं ली थी। बेटी को अपनी चौखट से विदा करके उनके कर्तव्य की पूर्ति हो गई थी। अब आगे। सामने मेज पर रखी चाय बर्फ के सामने ठंडी हो चुकी थी। गुमसुम सी बैठी निशा से मैंने प्रश्न किया, विलास जी के घर से निकलकर तुम कहाँ गई, कहाँ रही? निशा गंभीर हो उठी। उसके माथे पर सिलवटें सी पड़ गईं। ऐसा लगा उसके सीने में जो अपमान जमा है एक बार फिर पिघलने लगा है। रेखा, अतीत को कुरेद कर वर्तमान को गंधाने से क्या लाभ? उन धुंधली यादों को अपने जीवन की पुस्तक से मैं फाड़ चुकी हूँ। जानती हूँ, लेकिन फिर भी जो हमारे अपने होते हैं, जिन्हें हम बेहद प्यार करते हैं, उनसे कुछ पूछने का हक तो होता है ना हमें। क्या यह अधिकार भी मुझे ना दोगी? आत्मीयता के चंद शब्द सुनकर उसकी आंखें भीग गई। अवरुद्ध स्वर कितनी मुश्किल से कर्ण से बाहर निकला होगा, इसका अंदाजा मैंने लगा लिया था। जिस समय राकेश की चौखट लांघकर बाहर निकली थी, विश्वास और विश्वास के चक्रवात में उलझी मैं ऐसे दो राहें पर खड़ी थी, जहाँ से एक सीधा सपाट सड़क मायके की देहरी पर ख़त्म होती थी। पर वहाँ कौन था मेरा? सो लौटने का सवाल ही नहीं उठता था। मरने का प्रयास भी कई बार किया था, पर नाकाम रही थी। इतने बरसों बाद अपनी सूनी आंखों में मोह भंग का इतिहास समेटे जब मैं घर से निकली थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवा सोने की 4 चूड़ियों के। उन्हें कब मैंने सुनार के पास बेचा और कब ट्रेन में चढ़कर यहाँ माउंट आबू पहुँच गई, याद ही नहीं। यहाँ वहाँ भटकती रही। ऐसी ही एक शाम में गस खाकर गिर पड़ी, पर जब आँख खुली तो सामने एक महिला को खड़ा पाया। उसके हाथ में ढेर सारी दवाइयाँ थीं। कहाँ जाना है बहन? चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। किसी अजनबी के सामने अपना परिचय देने में डर लग रहा था। वैसे भी अपने गंतव्य के विषय में जब खुद मुझे ही कुछ मालूम नहीं था तो उसे क्या बताती। उसके चेहरे पर ममता और दया के भाव परिलक्षित हो उठे थे। मेरे आंसुओं को वह धीरे धीरे पोंछती रही। उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा और यहाँ इस आश्रम में ले आई। कई दिनों से बंद पड़े एक कमरे को उसने भली प्रकार से साफ करवाया। रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों को मेरे लिए जुटाकर वह मेरे पास ही बैठ गई। कुछ देर बाद उसने मेरे अतीत को फिर कुरेदा तो मैंने हिचकियों के बीच सच्चाई उसे बता दी। उसका नाम शिवानी था। एक दिन वह बोली,
यूँ कब तक अंधेरे में मुँह छिपाकर बैठी रहोगी निशा? जब जीवन का हर द्वार बंद हो जाए तो जी कर भी क्या करेगा इंसान? अरे, जीवन एक अमूल्य निधि है, इसे गंवाना कहाँ की अक्लमंदी है। केवल भावनाओं और संवेदनाओं के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता। जीने के लिए कुछ न कुछ साधन जुटाने पड़ते हैं। शिवानी इसी आश्रम की संचालिका थी। बरसों पहले उसने और उसके डॉक्टर पति ने इस आश्रम को स्थापित किया था। वह मुझे इसी आश्रम में बने एक स्कूल में ले गई। इधर उधर छिटकी बिखरी कलियों को समेटकर एक कक्षा में बिठाकर पढ़ाना शुरू किया तो लगा पूर्ण मातृत्व को प्राप्त कर लिया है मैंने। घर के बाहर कुछ सब्जियां वगैरह उगा ली थीं। समय भी बीत जाता, खर्च में भी बचत हो जाती। दिन तो अच्छा बीत जाता था। शाम को अकेली बैठती तो गहरी उदासी के बादल चारों ओर घिर आते थे। शिवानी अक्सर मुझे अपने घर बुलाती, पर कहीं जाने का मन नहीं करता था। कई आघातों के बाद जीवन एक स्वाभाविक गति पकड़ ली थी। सहज होने में कितना भी समय क्यों न लगा हो, जीवन मंथर गति से चलने लगा था। अतीत की यादें परछाई की तरह मिटने लगी थी। उसी वातावरण में रमती गई तो जीवन रास आने लगा। इधर एक हफ्ते से शिवानी मुझसे मिली ही नहीं थी। मैं अचरज में थी कि वह इतने दिनों तक अनुपस्थित कैसे रह सकती है। कभी उसके घर गई थी नहीं, इसलिए कदम उठ ही नहीं रहे थे। पर जब मन ना माना तो मैं उसी ओर चल दी। दरवाज़ा शिवानी नहीं खोला था। उसे देखकर मुझे अपने अंदर कुछ सरकता सा महसूस हुआ। पहले से वह बेहद कमज़ोर लग रही थी। उसने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा और अंदर ले गई। पालने में एक बालक लेटा हुआ था। मानसिक रूप से उसका पूर्ण विकास अवरुद्ध हो गया है, ऐसा मुझे महसूस हुआ था। पूरे घर में शांति थी। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आजकल रोज़ अस्पताल जाना पड़ता है, उसने बताया। क्या कहते हैं डॉक्टर? उन्हें कैंसर है। उसका स्वर धीमा था। कुछ देर बाद उसके पति के करहाने का स्वर सुनाई दिया तो वह अंदर चली गई। साथ ही मुझे भी अपने साथ आने को कहा। दुर्बल शरीर, खिचड़ी से बेतरतीब बाल, लंबी दाढ़ी, पर मैं उसे एक पल में पहचान गई थी। सामने उदय मृत्यु सैया पर लेटा था। सैलाब के छड़ों में जैसे समूची धरती उलट पुलट जाती है, वैसे ही मेरे अंतस में भयावह हाहाकार जाग उठा था। वक्त ने कैसा क्रूर मजाक किया था मेरे साथ। अतीत के जिस प्रसंग को मैं भूल चुकी थी, वर्तमान बनकर मेरे सामने खड़ा था। घृणा मेरे चेहरे पर मुखरित हो उठी थी। उसकी पीड़ा देखकर मेरे चेहरे पर संतोष का भाव उभर आया। अगर तुम यहाँ उदय के पास कुछ समय बैठो तो मैं आश्रम का निरीक्षण कराऊं। शिवानी ने मुझे वर्तमान में धकेला था। हाँ हाँ, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं यहीं पर हूँ। शिवानी के जाने के बाद वातावरण असहज हो उठा था। मैं अपने आप में सिमटती जा रही थी। उदय की मूंदी आंखें हौले हौले खुलने लगी थी। उसके हाव भाव में बेहद ठंडापन था। झील जैसी शांत शीतल छाया बिखेरती निगाहें उठाकर उसने मुझे देखा और अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर हौले से बोला, तुम यहाँ इस शहर में? और अगर यही प्रश्न मैं तुमसे करूँ तो? उदय, क्या सपनों की राजकुमार यूं ही जिंदगी में आते हैं? अगर शिवानी से ही ब्याह करना था तो मुझसे प्रेम ही क्यों किया था? मुझे तो अकेले जीने की आदत थी। रुलाई को बमुश्किल संयंत्र कर मैंने पूछा तो उसने अपनी कांपती मुट्ठी में मेरी दोनों हथेलियों को कसकर पकड़ लिया। उसके स्पर्श में दया, ममता और अपनत्व के भाव थे। वह हौले से बोला, क्या दोषारोपण के सारे अधिकार तुम्हारे ही पास हैं? मुझे लगता है तुमने उतना ही सुना और समझा है जितना शायद तुमने सुनना और समझना चाहा है। अपने इर्द गिर्द की सारी सीमाएं तोड़ दो और फिर देखो, क्या कोई फर्क दिखता है तुम्हें? मैं उसे एकटक निहारती रही। अपना सिर पीछे दीवार से टिकाकर उसने आंखें बंद कर ली। उन बंद आंखों के पीछे बहुत कुछ था जो अनकहा था। आखिर उदय ने खुद ही मौन बिंधा। तुम्हारे पिता महेश साहब बड़े आदमी थे। वहाँ का रुख तक वे अपने अनुसार मोड़ने में सिद्धहस्त थे। यह मुझसे ज़्यादा शायद तुम समझती होगी। जिन दिनों में तुम्हारे पास आया करता था, मेरे भैया की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टर ने दिल का ऑपरेशन करने का सुझाव दिया था। देखा जाए तो भारत में ना डॉक्टरों की कमी है ना ही अस्पतालों की, पर तुम्हारे पिता ने उस समय मुझे भैया को लेकर विदेश में ऑपरेशन करने का सुझाव दिया था। तुम तो जानती हो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर महेश साहब ने आनन फानन सारी तैयारी करवाकर 2 टिकट मेरे हाथ में पकड़वा दिए थे। उस समय मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो उठा था। तुम सोच रही होगी मैं तुमसे मिलने क्यों नहीं आया,
मैं तुम्हारे घर गया था, पर तब तक तुम ननिहाल जा चुकी थी। कुछ ही दिन बीते तो तुम्हारे ब्याह की खबर सुनी थी। तुम्हारे पिता के प्रति मन घृणा से भर उठा था। शतरंज की बिसात पर युवा प्रेमियों को मोहरों की तरह प्रयोग करके कितनी कुशलता से उन्होंने बाजी जीत ली थी। फिर तुमने भी तो सच को समझने का प्रयास ही नहीं किया। छोटे बालक की तरह वह सिसकता रहा। अतीत की धूमिल यादें एक बार फिर मानस पटल पर साकार हो उठी थी। झूठी मान मर्यादा और सामाजिक प्रतिष्ठा की दुहाई देने वाले मेरे पिता को दो युवा प्रेमियों को अलग करने से क्या मिला? उदय को तो फिर भी गृहस्थी और पत्नी का सुख मिला था। लुट्टी तो मैं ही रही थी। कितनी देर तक पीड़ा के तिनके हृदय पटल से बुहारने का प्रयास करती रही थी, पर बरसों में जमी पीड़ा को पिघलने में समय तो लगता है। घर पहुंचकर सुख को मैं कोसने लगी कि उदय से क्यों मिली। गलतफहमी ही सही, आश्वस्त तो थी कि उसने मुझे छला है, धोखा दिया है। अब तो घृणा का स्थान दया ने ले लिया था। उससे मिलने का मन हर समय आतुर रहता। उसके सानिध्य में कुंवारी सपने साकार होने लगते। यह जानते हुए भी कि मैं अंधेरी गुफा की ओर बढ़ रही हूँ, खुद को रोकने में अक्षम थी। एक दिन मेरे अंतस में पुरजोर आवाज़ उभरी, यह क्या कर रही है तू? जिस महिला ने तुझे जीवन दान दिया, जीने की दिशा सुझाई, उसी का सुख चैन लूट रही है। उदय तेरा पूर्व प्रेमी सही, अब शिवानी का पति है। फिर तू भी तो राकेश की ब्याहता पत्नी है। शिवानी के जीवन में विष घोल रही है। मन ने धिकारा तो पैरों में खुद ब खुद बेड़ियां पड़ गई। शिवानी से भी दूर भागने लगी थी। अपने ही काम में व्यस्त रहती। मन उचटता तो बच्चों के पास जा पहुंचती। इससे राहत भी महसूस होती थी। शिवानी संदेशा भिजवाती थी तो बड़े ही सफाई से टाल जाती। एक रात शिवानी के घर से आवाज़ सुनाई दी। मन हाहाकार कर उठा। दौड़ती हुई मैं शिवानी के पास जा पहुंची। लोगों की भीड़ जमा थी। पाषाण प्रतिमा बनी शिवानी पति के सिरहाने गुमसुम सी बैठी थी। पास ही उसका बेटा लेटा हुआ था। सच, पुरुष का साया मात्र उठ जाने से औरत कितनी असहाय हो उठती है। मुझे जिंदगी ने छला था तो उसे मौत ने। उस दिन के बाद मैं प्रतिदिन शिवानी के पास आ जाती। घंटों उसके पास बैठी रहती। उसकी खामोश आंखों में उदय की छवि समाई हुई थी। पति की मौत का दुख घुन की तरह उसके शरीर को बीनता रहा था। उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगी थी। वह अक्सर कहती, उदय बहुत नेक इंसान थे। जीवन के इस महासागर में उन्हें बहुत कम समय व्यतीत करना है, यह शायद वे जानते थे। उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, कभी किसी को दुख नहीं दिया। पर अब मुझे जीवन की तलखियों से जूझने के लिए अकेला क्यों छोड़ गए? जब निविड़ अंधकार में प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं देती, तब आदमी जिंदगी की डोर झटक कर तोड़ देने को मजबूर हो जाता होगा। शिवानी का जीवन भी ऐसा ही अंधकारपूर्ण हो गया होगा। तभी तो एक दिन चुपके से उसने प्राण त्याग दिए थे और जा पहुंची थी अपने उदय के पास। उदय की मृत्यु के बाद मैं उसके घर में उसके साथ रहने लगी थी। हर समय उसका बेटा मेरे ही पास रहता। हर समय उसके मुख पर एक ही प्रश्न रहता कि उसके बाद उसके बेटे का क्या होगा। मैं उसे धीरज बंधाती, उसका मनोबल बढ़ाती। वह भीतर ही भीतर घुटती रहती। जीने का मोह नहीं रहा। उसने एक दिन बुझी बुझी आंखों से कहा था, एक बात कहूँ, मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम और मेरे बेटे अनुज का दायित्व तुम्हारे कंधों पर होगा। उसे मेरी हाँ का इंतज़ार था। हमारा रुपया पैसा जमा पूंजी तुम्हारी हुई निशा। मैं चुप थी। क्या इतना बड़ा उत्तरदायित्व मैं संभाल लूँगी? मन इसी ऊहापोह में था। फिर थोड़ा रुककर वह बोली, मृत्युवरण के कुछ समय पूर्व ही उदय ने अपनी और तुम्हारे संबंधों के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। यह भी कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो अनुज का दायित्व मैं तुम्हें सौंप दूँ। उनकी अंतिम इच्छा क्या पूरी नहीं करोगी? एक बार हाँ कह दो तो चैन से इस संसार से विदा ले लो। मन परेशान हो उठा। साथ ही उदय के प्रति अटूट विश्वास इस अवधारणा से मुक्त कर गया था कि शादी का अनुष्ठान तो मात्र एक मुहर है जो दो इंसानों को जोड़ता है। असल तो है मन का मन से मिलन। अनुज का उत्तरदायित्व लेने से हिचकिचाहट तो हुई थी। एक बार फिर समाज और इसके लोग मेरे सामने आए थे। मन कांपा था, लोग अफवाहें फैलाएंगे, फिक्रें कसेंगे, पर झटके से मन पर नियंत्रण भी पा लिया था। सोचा, जिस समाज ने हमेशा घाव ही दिए, उसकी चिंता करके इस बच्चे का जीवन क्यों बर्बाद करूं? उदय के विश्वास को क्यों धोखा दूं? बस बन गई माँ। आसमान पर चांद का टुकड़ा कब खिड़की की राह कमरे में दाखिल हो गया,
हम दोनों को पता ही नहीं चला। मैं उठकर बाहर गई तो चांद मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई।